पंडित जी, मेरी बहू की शादी को 7 साल हो गए हैं, पर अब तक उसने मुझे कोई खुशखबरी नहीं दी। इसीलिए अब आप मेरे बेटे की दूसरी शादी के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखो जो मेरे घर को वारिस दे सके। सुमित्रा पंडित जी से बात कर रही होती है और ये सब कुछ दूर खड़ा निखिल अपनी बीवी सविता के साथ देख रहा होता है। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर गुस्से में निखिल अपनी माँ के पास जाता है। माँ, आप फिर मेरे लिए लड़की देखने लगी। मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। तू मेरा इकलौता बेटा है, अगर इस घर को वारिस नहीं मिला तो हमारा वंश आगे कैसे चलेगा। माँ, आप कुछ भी बोलो, पर मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता। नहीं छोड़ सकता ना तो तू अपनी इस बांझ बीवी को, तो फिर ठीक है, तू अब अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगा। इतना बोलकर सुमित्रा गुस्से में खुदकुशी करने के लिए अपने कमरे में जाती है। पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है और बड़ी मुश्किल से सुमित्रा को फांसी लगाने से रोकता है, जिसके बाद सुमित्रा अपने बेटे को अपनी कसम देते हुए कहती है, बेटा, अगर तू मेरा मरा हुआ मुंह नहीं देखना चाहता तो तुझे मेरी कसम है, तू दूसरी शादी करेगा। ठीक है माँ, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, पर खुद को चोट पहुंचाना बंद करो। सविता, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी माँ को खोना नहीं चाहता। सुमित्रा अपनी चाल में कामयाब हो जाती है और निखिल दूसरी शादी के लिए हाँ कर देता है, पर इससे सविता के दिल को गहरी चोट लगती है और वो वहां से रोती हुई जाती है। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है और निखिल अपनी माँ के साथ लड़की देखने के लिए घर से जैसे ही निकलने लगता है तभी अचानक से सविता बेहोश हो जाती है। माँ, भैया देखिए, भाभी बेहोश हो गई हैं। दीदी, भैया, आप सब भाभी को कमरे में लेकर जाओ, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। बेटा, तेरी बीवी नाटक कर रही है, यहाँ तेरी 4 बहन है, तेरी बीवी को संभाल लेंगी, तू मेरे साथ चल। माँ, मैंने आपकी बात मान ली है और मैं जा रहा हूँ ना आपके साथ, पर उससे पहले मैं अपनी बीवी का इलाज करवाऊंगा। हम थोड़ी देर में चलेंगे। कुछ देर बाद डॉक्टर आता है और पूरे परिवार को बताता है कि सविता माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर सब खुश होते हैं, पर अब भी सुमित्रा को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता और वो अपने बच्चों से कहती है, उस डॉक्टर को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। 7 साल हो गए, आज तक ये हमें खुशखबरी नहीं दे पाई, और आज जब हम लड़की देखने जा रहे हैं तो ये गर्भवती हो गई। माँ, भाभी भला ऐसा नाटक क्यों करेंगी, और भाभी इस झूठ को कितना लंबा खींच सकती हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मत करो, पर हम चारों बहन अपनी भाभी का ख्याल रखेंगे। भैया, आप फिक्र मत करो, हम भाभी के साथ हैं, बस आप इस शादी के लिए मना कर दो। माँ, आपको जिस चीज की शिकायत थी वो पूरी हुई, इसलिए अब मैं वो शादी नहीं करूंगा। आप लड़की वालों को मना कर दो। निखिल भी शादी करने से मना कर देता है, जिसके बाद भी सुमित्रा को विश्वास नहीं होता और सुमित्रा को विश्वास दिलाने के लिए चारों नंद मिलकर अपनी भाभी को अस्पताल ले जाती हैं और वहां अपनी भाभी के कुछ टेस्ट करवाकर घर आती हैं और अपनी माँ को सारी रिपोर्ट दिखाती हैं। ये देख रही हो माँ, भाभी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट। भाभी सच में प्रेग्नेंट है और उनका बच्चा बिल्कुल ठीक है। बस भाभी को 3 से 4 महीने आराम करना है। भाभी, अब से आप कोई काम नहीं करोगी और सीढ़ियां तो बिल्कुल नहीं चढ़ोगी। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, आपकी प्रेगनेंसी में आपको क्या खाना है और क्या नहीं, अब से इसका ख्याल हम रखेंगे। कोई जरूरत नहीं है इस मनहूस का ख्याल रखने की। भूल गई वामिका, वो मीनू की बहू 10 साल बाद गर्भवती हुई थी, पर 6 महीने में उसका मिसकैरेज हो गया और उसके बाद आज तक वो माँ नहीं बन पाई। ये अभी 7 साल के बाद गर्भवती हुई है, देखना इसकी भी प्रेगनेंसी सही नहीं होगी, और हुई भी तो ऑपरेशन से होगी, या तो फिर होने से पहले अबॉर्शन हो जाएगा, और अगर फिर भी बच्चा हो गया तो जरूर बच्चे में कोई ना कोई कमी ही निकलेगी। माँ जी, आप मुझे भला बुरा कहना चाहती है कह दीजिए, पर जो अभी तक इस दुनिया में नहीं आया उसके लिए ऐसा मत बोलिए। अपनी सास की कड़वी बातें सुनकर सविता फूट फूट कर रोने लगती है और बड़ी मुश्किलों से उसकी चारों नंद उसे संभालती हैं। अब इसी तरह सविता के आसपास उसकी एक नंद हमेशा रहती है और उसका ख्याल रखती, और उसे कोई फ्रूट्स खिलाती तो कोई उसे बाहर वॉक करवाती। देखते ही देखते सविता 6 महीने की गर्भवती हो जाती है, तो नंद उसका और ख्याल रखती है। सुबह ही अनु आती है और भाभी को उठाकर वॉक पर लेकर जाती है और आधा घंटा पार्क में वॉक करवाकर घर लाती है। आ गई भाभी आप, चलिए आपके लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार है। ये दलिया और मिक्स फ्रूट जूस आपको ताकत देगा। कितना ख्याल रख रही हो तुम सब मेरा, बहुत शुक्रिया। तुम सब भी बैठो, नाश्ता करो। इस तरह सब नाश्ता करते हैं और सविता कमरे में जाती है और फिर थोड़ी देर बाद नुपुर आती है। भाभी चलिए, आपकी दवाई का समय हो गया है। कितनी सारी दवाई खानी है नुपुर, और कल हॉस्पिटल भी जाना है मेरी वजह से, फिर तुम चारों को छुट्टी लेनी पड़ेगी। इतनी ही चिंता हो रही है तो मेरी बेटियों को अपनी सेवा में क्यों लगा के रखा है। तेरी वजह से वामिका और भावना कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर पा रही और अन्नू और नुपुर तो महीने में 4 से 5 दिन की छुट्टी ही लेकर बैठ जाती हैं। तेरे इस बच्चे का होना कुछ नहीं है, हमेशा की तरह इस बार भी मेरे साथ निराशा ही आएगी।
हर समय अपनी सास के मुंह से बुरा सुनकर अब सविता डिप्रेशन में रहने लग जाती है। और इस बार जब वो अपनी चारों नंद के साथ डॉक्टर के पास जाती है। आप चारों अपनी भाभी का कैसे ख्याल रख रही हैं? आपकी भाभी गहरी सोच में डूबी रहती है और उसका असर बच्चे पर पड़ रहा है। बच्चा कमजोर हो रहा है और उसे सांस लेने में भी उससे दिक्कत हो रही है। अगर ऐसे ही रहा तो डिलीवरी के समय कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। आप प्लीज उन्हें कहिए ज्यादा ना सोचें और सुबह शाम वॉक कराइएगा। डॉक्टर, हम अब से अपनी भाभी का और ज्यादा ख्याल रखेंगे और कोशिश करेंगे कि वो ज्यादा स्ट्रेस ना ले। डॉक्टर की बात सुनकर चारों नंद घर आकर सारी बात अपनी भाई को बताती हैं और निखिल सविता से कहता है, सविता तुम इतना क्यों सोच रही हो? तुम्हारा 7वां महीना लग चुका है। 2 महीने बाद हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा और अगर तुम डिप्रेशन में रहोगी तो हमें जो एक मौका मिला है लोगों का मुंह बंद करने का, वो हम कैसे करेंगे? मुझे माफ कर दीजिए, मैं माँ जी की बातों को दिल से लगाकर बैठी थी, पर आप सब सही कह रहे हैं। मुझे अब अपना ख्याल रखना होगा ताकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो और मेरा बच्चा स्वस्थ हो। वामिका, मेरी दवाई का समय हो गया, तुम मेरी दवाई लेकर आओ। और नुपुर, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आज तुम अपने हाथों से मेरे लिए कुछ अच्छा बना सकती हो? हाँ भाभी, क्यों नहीं। आप बस आराम कीजिए और ज्यादा मत सोचिए, हम है ना आपके साथ। आपको और आपके होने वाले बच्चों को कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। आप बस अच्छा अच्छा सोचिए। उस दिन निखिल के समझाने पर सविता अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और चारों नंद मिलकर अपनी भाभी का ख्याल रखती हैं। ये लीजिए भाभी फ्रूट, देखिए आप बहुत कमजोर हो गई हैं। और भाभी ये लीजिए आपका फेवरेट अनार का जूस। वैसे भाभी हमने सोचा है कि क्यों ना हम 8वें महीने में आपकी गोद भराई करें, वैसे भी आपका 8वां महीना लगने वाला है। पर माँ जी नाराज हो गई तो? वैसे भी माँ जी मुझसे नाराज रहती हैं, उन्हें ये लगता है कि हम उनसे कुछ छुपा रहे हैं। और अगर 7 साल बाद मैं गर्भवती हुई हूँ तो मेरे बच्चे में कुछ कमी होगी। भाभी आप फिक्र मत कीजिए, माँ जब अपने पोता या पोती को गोद में लेंगी ना, उनकी सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। और आप इसी तरह से सोचती रही तो और आप फिर से बीमार पड़ जाओगी, इसलिए सारी जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दो, हम करेंगे आपकी गोद भराई। इसी तरह कुछ दिनों में सविता का 8वां महीना लग जाता है और चारों नंद मिलकर अपनी भाभी की गोद भराई करवाती हैं। पर उस दिन भी सुमित्रा सबसे नाराज एक कोने में बैठी रहती है। मेरे बच्चे तो पागल हो चुके हैं, बस कुछ दिनों की बात है, जब ये अपंग बच्चों को जन्म देगी ना तब इनको मेरी बात समझ आएगी। माँ, कम से कम आज के दिन तो ऐसी बातें मत करो। आज भाभी की गोद भराई है, आप जानती भी हो आपकी बातों से भाभी और उनके होने वाले बच्चों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। और आप ऐसा क्यों बार बार कहती हैं? 7 साल बाद ही सही, पर हमारे घर में खुशियां तो आ रही हैं। और डॉक्टर ने कहा है कि भाभी और उनका बच्चा दोनों स्वस्थ है और भाभी की नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। अब सारी नाराजगी छोड़कर चलिए, भाभी की गोद भराई की रस्म पूरी करिए। अपनी बेटी के जिद करने पर मुंह बनाकर सुमित्रा अपनी बहू की गोद भराई की रस्म पूरी करती है। चारों नंद खूब नाचती हैं और उन्हें देख स्वीट बहुत खुश होती है। अब देखते ही देखते सविता का 9वां महीना लग जाता है और बहुत जल्द सविता की नॉर्मल डिलीवरी होती है और वो एक बेटे को जन्म देती है। और जब सुमित्रा अपने पोते को गोद में लेती है तो उसकी सारी नाराजगी खत्म हो जाती है। देखो मेरा पोता 4 किलो का है, एकदम स्वस्थ, बिल्कुल मुझ पर गया है। बहू मुझे माफ कर दे, जिस समय मुझे तेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था उस समय मैंने तुझे सबसे ज्यादा टॉर्चर किया। माँ जी, आप मुझसे माफी मत मांगे, क्योंकि मैं भी हार मान चुकी थी। ये सब तो मेरी इन 4 नंद की वजह से हुआ। अगर ये ना होती तो शायद ये खुशियां भी ना होती। इसीलिए मैंने अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है। मैं अपने बेटे का नाम अपनी 4 नंद के नाम पर रखूंगी। अनुभव, आ से अनु, ना से नुपुर, भा से भावना और वाह से वामिका। सही कहा तूने बहू। अच्छा तुम चारों अपनी भाभी का ख्याल रखो, मैं और निखिल डॉक्टर से बात करके आते ताकि हम जल्द से जल्द अपने घर जा सकें। इस तरह सविता के घर में खुशियां आ जाती हैं और सुमित्रा की सोच भी बदल जाती है और सविता अपनी 4 नंद के नाम पर अपने बेटे का नाम रखती है। मैं रहती थी। रेखा की पड़ोसन अनीता गुस्से में आती है और दोनों माँ बेटी से कहती है, ये क्या बदतमीजी है। वैसे तो जब बार बार कहते रहोगे कि रिश्ता बता दो रिश्ता बता दो, और जब इतना अच्छा रिश्ता बताया तो तुमने उसे हाथ से क्यों जाने दिया? अरे क्या मैं पागल हूँ जो बार बार तुम्हें रिश्ते ही बताती रहूं? ये क्या कह रही हो नीता बहन? अरे हम तो खुद ही चाहते मेरी बेटी की शादी हो जाए, लेकिन अब वो लड़के वाले बदतमीजी करने लग गए। कहने लगे हैं कि इतना सब चाहिए। अब हमारी हैसियत तो है नहीं ना इतना देने की, तो हम कहाँ से करते? हैसियत नहीं है तो करनी चाहिए थी ना। अपनी बेटी की शादी खाली हाथ करोगे क्या? खाली हाथ तो मैं करना भी नहीं चाहती, लेकिन मेरी हैसियत ही कम है। मैं गरीब हूँ और वो भी अकेली दुखियारी माँ हूँ। मैं जितना कर पाऊंगी उतना तो मैं खुद से ही कर देती ना, किसी को बोलने की जरूरत नहीं थी।
और जब हमने मना किया कि हम उनकी इतनी डिमांड पूरी नहीं कर सकते तो वो हमसे बदतमीजी करने लग गए। लड़के वालों के आगे ना हमेशा झुककर ही चलना चाहिए, चाहे वो कुछ भी कहें। आप ये गलत कह रही हैं। अरे वो लड़के वाले हैं तो क्या हुआ, हमारी कोई इज्जत नहीं है? तुम लोग गरीब हो, गरीबों की तो वैसे भी कहीं कोई इज्जत नहीं होती है। और अब तो बोल भी मत देना कि रिश्ता बताओ, क्योंकि तुम्हें अब मैं रिश्ता नहीं बताने वाली। अनीता इतना बोलकर चली जाती है। अनीता की बात सुनकर रेखा काफी उदास हो जाती है। वैसे ही हम लोग गरीब हैं, कहीं रिश्ता हो नहीं रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं कैसे तेरी शादी होगी। माँ चिंता क्यों कर रही है? अरे मेरी किस्मत में जहाँ लिखा होगा वहाँ मेरी शादी हो जाएगी ना। आपके परेशान होने से या चिंता करने से मेरी कल की शादी आज थोड़ी ना होगी। बेटा तू समझ नहीं रही है एक माँ की चिंता। जब तक बेटी के हाथ पीले नहीं हो जाते तब तक उसके माँ बाप हमेशा ही परेशान रहते हैं। ऐसे ही कई दिन और निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद रितु अपनी सास और अपने देवर के साथ रेखा के घर आती है। नमस्ते। माफ करना, हमने पहचाना नहीं आपको। आप यहाँ और आप कौन हैं? दरअसल हमें कहीं से पता चला था कि आप अपनी बेटी के लिए लड़का देख रही हैं, तो मैं यहाँ अपने देवर की शादी के लिए आई हूँ। ये मेरी सास है सरला देवी और ये है मेरा देवर मोहित। देखिए मेरे बेटे का रंग थोड़ा दबा हुआ है, इसलिए कुछ रिश्ते टूट गए, लेकिन मैं अपने बेटे की जिंदगी के साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहती, इसलिए कोई भी लड़की से शादी नहीं कर सकती। आपकी बेटी के बारे में पता चला कि आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं तो मैं यहाँ आ गई। आप यहाँ रिश्ते के लिए आई हैं, वो भी खुद से। हम काफी ज्यादा गरीब हैं। हमें अमीर गरीबी से कोई मतलब नहीं है, लड़की अच्छी होनी चाहिए। मेरा बेटा अच्छा कमाता है, स्वभाव काफी अच्छा है, बस रंग में ही पीछे रह गया, वरना तो कोई कमी नहीं थी। आप अपनी बेटी से भी कह दीजिए कि अगर उसे नहीं करनी शादी तो कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं नहीं, आप सामने से आए हैं, मुझे आपका बेटा भी ठीक लग रहा है। और वैसे भी अगर हम दोनों में तालमेल बना रहेगा तो क्या काला और क्या गोरा रंग। अगर आप अमीरी गरीबी नहीं देख रहे हैं तो मैं रंग की तरफ क्यों ध्यान दूं? ये हुई ना बात। दोनों परिवार आपस में बात करते हैं। कुछ ही देर में रिश्ता तय कर देते हैं। कुछ दिनों में मोहित और पूजा की शादी हो जाती है, जिससे सबसे ज्यादा खुश रितु होती है। चलो, जिस चीज के लिए इतने जतन कर रही थी मैं, अब आखिरकार वो चीज हो ही गई। मेरी देवरानी आ गई, वो भी गरीब घर से आई है तो मेरी कोई बात काट नहीं पाएगी और सारा काम ये करेगी। देवरानी के आने से अब रसोई की ड्यूटी से तो मेरी छुट्टी हो गई। अब मैं करूंगी आराम और देवरानी करेगी सारे काम। अपनी नंद के आने के बाद से रितु घर के कोई काम नहीं करती है। रितु सुबह लेट उठती है और अपनी देवरानी से कहती है, अरे पूजा, नाश्ते में क्या बनाया है? नाश्ते में सबके लिए मूली के पराठे बनाए हैं। क्या मूली के पराठे? अरे माना कि तुम गरीब घर से आई हो, लेकिन अब तुम गरीब घर में नहीं हो। मैं तो अमीर घर से आई हूँ, मैंने मूली के पराठे कभी सुना भी नहीं है। ठीक है, आप फिर बता दीजिए आपको क्या खाना है, मैं वही बना दूंगी। एक काम करो, मेरे लिए सैंडविच बना दो। रसोई का सारा काम पूजा कर रही थी। ये देखकर सरला कहती है, अरे रितु बहू, मैं देख रही हूँ जब से पूजा शादी करके आई है तब से तो कोई काम नहीं कर रही है। रसोई का सारा काम वही कर रही है। ऐसा लग रहा है तेरी रसोई से छुट्टी और रसोई की ड्यूटी तेरी गरीब देवरानी की है। माँ जी, ऐसे ही कुछ समझ लीजिए। आपको तो पता है कितनी ठंड हो रही है और ठंड में मुझसे काम बिल्कुल नहीं होता। और वैसे भी गरीब घर से आई है पूजा, तो उसे आदत होगी ना। वो घर संभाल रही है तो मुझे क्यों परेशान करना। लेकिन बहू, ये तो गलत है ना। माँ जी, गलत सही मुझे नहीं पता, मुझे तो बस अपने आराम की पड़ी है और मुझे आराम मिल रहा है तो मेरे लिए सब सही है। ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई थी और सारे काम पूजा अकेले कर रही होती है। कितना ज्यादा ठंडा पानी है, गीजर भी काम नहीं कर रहा। अभी के बर्तन धो लेती हूँ, शाम के रितु दीदी को बोल दूंगी, वो धो देंगी। रात के समय खाना खाने के बाद जो बर्तन जमा होते हैं, पूजा अपनी जेठानी के कमरे में जाती है। रितु दीदी, दरअसल बहुत ज्यादा ठंड हो रही है और हर समय रसोई का काम मैं ही कर रही हूँ, तो अभी कुछ बर्तन हो, आप धो दीजिए ना। तुम क्या पागल हो? और इतनी ठंड में तुम काम नहीं कर रही हो और सारे काम मुझसे करवा रही हो। रसोई की ड्यूटी गरीब बहू की है, मैं कोई काम नहीं करने वाली। तुम गरीब घर से आई हो, तुम्हें इन सब चीजों की आदत है, लेकिन अमीर घर क्या मिल गया? तुम तो हाथ खड़े कर रही हो कि मुझसे नहीं होगा। पूजा को सारे काम करने पड़ते हैं। कुछ दिनों बाद पूजा ठंड से कांपते हुए साग साफ कर रही थी कि तभी उसकी सास आती है। क्या हुआ बहू?
ठंड कितनी ज्यादा बढ़ गई है। रसोई में ज्यादा ही ठंड लगती है, ऊपर से खिड़की बंद भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए मेरा पूरा शरीर कांपता है। बहू मुझे माफ कर दे, ठंड में रसोई की ड्यूटी तेरी है, क्योंकि अमीर बहू तो कुछ काम ही नहीं करना चाहती है, मजबूरी है, वरना मैं तुझे कभी ऐसे काम करवाती ही नहीं। माँ जी आप क्यों माफी मांग रही हैं? और कोई बात नहीं, अब हर ससुराल में जाकर लड़की को तो काम करना ही पड़ता है ना, मैं कब तक किसी काम से पीछे खुद को दूर कर सकती हूँ। पूजा ज्यादा बहस नहीं करती। कुछ दिनों बाद ऋतु छत पर आराम से धूप सेक रही होती है। सर्दी का मजा तो ऐसे ही आता है जब हम आराम से छत पर धूप सेकें और रसोई के काम कोई और करे। मुझसे ज्यादा खुश तो इस दुनिया में शायद ही कोई हो। अपनी भाभी को ऐसे आराम करते देख मोहित कहता है, भाभी ये बहुत गलत कर रही हैं आप। अरे रसोई की ड्यूटी बस मेरी पत्नी ही क्यों करे? क्योंकि वो गरीब घर से आई है। देखो इस घर में जितना भी सामान आया है ज्यादातर तो मेरा लाया हुआ है, और वो पूजा क्या लाई है जो उसे आराम मिले। मुझसे काम नहीं होता तो बचा कौन काम करने के लिए? पूजा, उसे आदत भी है और अच्छा है वही करे। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद पूजा कांपते हुए काम कर रही होती है, तभी उसकी सास आती है। बहू तुझे पता चला पड़ोसन की बहू ने कंप्लेन कर दी अपनी जेठानी के खिलाफ? सही कंप्लेन की माँ जी। अरे मैं खुद कंप्लेन कर देती अगर वो नहीं करती। कब तक कोई किसी के अत्याचार सहे? गरीब घर से है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई कुछ भी कहे। लेकिन बहू। तभी रसोई के दरवाजे पर ऋतु आती है और वहीं खड़ी होकर बात सुनने लगती है। माँ जी लेकिन की तो कोई बात ही नहीं। अरे चुप रहने का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला अपनी मनमानी चलाता रहे। सारी काम थोप दिए, ठंड की वजह से हर किसी को परेशानी होती, मेरा भी शरीर कितना कांप रहा होता है। लेकिन नहीं, उन्हें कहाँ समझना है। कंप्लेन करने से सही रहेगा, जब पुलिस ले जाएगी चक्की पीसेंगे, खुद अकल आ जाएगी। ऋतु ये सब सुनकर काफी घबरा जाती है। क्या पूजा ने मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दी? अरे मेरा क्या होगा? इतनी ठंड में मुझे जेल की चक्की चलानी पड़ेगी। अरे जेल वाले तो रहम भी नहीं खाते हैं। मैंने ही गलत किया था, गरीब देवरानी के ऊपर रसोई की ड्यूटी छोड़ दी थी, और कंप्लेन नहीं करती तो क्या करती बेचारी। अभी भी टाइम है, मुझे अपनी गरीब देवरानी से बनाकर रखनी चाहिए। पुलिस कंप्लेंट की बात सुनते ही ऋतु अब रसोई के काम करने लगती है। ये देखकर पूजा और सरला हैरान हो जाती हैं। ये सूरज कौन सी दिशा से उगा है? तू रसोई के काम क्यों कर रही है? माँ जी रसोई के काम तो करने ही चाहिए ना। अब यहाँ काम नहीं करूंगी तो जेल में चक्की पीसने से तो अच्छा है ना। और पूजा तुम मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन मत करना। बहू लगता है पड़ोसन वाली बात इसे भी पता चल गई। अच्छा है डर से ही सही, लेकिन अपने शरीर को तो हिला ही रही है ना, तेरी मदद भी हो रही है। इसी के साथ अंत में डर की वजह से ऋतु अब अपनी गरीब देवरानी की मदद करने लगती है और रसोई की ड्यूटी दोनों बहू की हो जाती